नमस्काराः। अभिधामूलव्यञ्जनविषये भवन्तः पठन्तः सन्ति। वाचकत्वनियामकाः के भवन्ति इत्यस्मिन् विषये भवद्भिर्ज्ञातं। तत्र 14 तत्त्वानि भवद्भिर्ज्ञातानि, तत्र उदाहरणानि अपि दृष्टानि। भर्तृहरिणा उक्तमासीत् कालो व्यक्ति स्वरादयः। तर्हि स्वरपर्यन्तं तु भवद्भिः गतकक्षायां पठितम्। इदानीम् आदिग्रहणात् किम् इति अग्रे मम्मटेन कथ्यते। एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम् एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैर्दिवसैः इत्यादावभिनयादयः। अत्र आदिग्रहणात् अभिनयादीनां ग्रहणम् इति। चिरप्रवासिनी नायके नायिकावस्थां बोधयन्त्याः कस्याश्चित् उक्तिरियम्। काचित् दूती वर्तते, स्वहस्त अङ्गुल्यादीनाम् आमलकमुकुलाद्याकाररूपेण अभिनयेन नायिकायाः स्तनादिकं स्वरूपं कथयति। एतावन्मात्रौ स्तनौ यस्याः सा तथा भूता एवम्। अर्थात् बुद्धिस्थ तत्तत् अर्थशक्तयस्य नानार्थकस्य एतत् शब्दस्य वाचकता अभिनयेन स्तनप्रदर्शने आमलकमुकुलाद्याकाररूपेण, अक्षिप्रदर्शने पद्मपलाशाद्याकाररूपेण, अवस्थाप्रदर्शने उच्चतापुष्ट्यादिप्रदर्शकरूपेण, दिवसप्रदर्शने अङ्गुल्यग्रधारणादिरूपेण स्तनादिगतपरिमाणविशेषरूपे अर्थे नियम्यते। किं तात्पर्यम्? एतावत्सु दिनेषु सा तरुणी ईदृशी जाता इति तस्याः स्वरूपम् अभिनयेन एकार्थे अर्थात् संकेतितार्थे नियम्यते। लोके अपि वयं वदामः ऐसी हो गई, वो ऐसी थी, ऐसी हो गई। तत्र एवं दर्शयन्ति जनाः अभिनयेन, वो इतनी बड़ी आँखों वाली, इस तरह की उसकी जो देह यष्टि थी वो इतने दिनों में ऐसी होगी। तर्हि अत्र अभिनयेन एतत् सर्वं प्रदर्श्यते यत् कथं विरहे एतावत्सु दिनेषु सा तरुणी ईदृशी दृश्यते, ईदृशी जाता इति। तर्हि आदिग्रहणात् अभिनयः ज्ञातव्यः इति। अग्रे पश्यन्तु। वृत्तौ किं कथ्यते? इत्थं संयोगादिभिः अर्थान्तराभिधायकत्वे निवारिते अपि अनेकार्थस्य शब्दस्य यत् क्वचित् अर्थान्तरप्रतिपादनं तत्र नाभिधानियमनात् तस्याः न च लक्षणामुख्यार्थबाधाद्यभावात् अपितु अंजनं व्यञ्जनमेव व्यापारः। पुनः उदाहरणं दीयते। आदौ वृत्तौ किं कथितम् इति पश्यन्तु। संयोगादिभिः इदानीं जानन्ति, वाक्यपदीयस्य कारिकासु उक्तैः वाचकत्वनियामकैः इदानीं 14 तत्त्वानि भवद्भिर्ज्ञातानि, तेषां विषये उक्तं। संयोगादयः के? ते एव अर्थान्तराभिधायकत्वे अर्थात् द्वितीयाद्यर्थबोधकत्वे निवारिते अपि अनेकार्थस्य शब्दस्य यत् क्वचित् अर्थान्तरप्रतिपादनं भवति तत्तु अभिधया न शक्यते। किमर्थं? कस्मात् न शक्यते? नियमनात् तस्याः अभिधायाः नियन्त्रणात्। तत्र लक्षणापि न शक्यते, यतोहि मुख्यार्थबाधादि हेतुः तत्र न वर्तन्ते। अतः अत्र कः व्यापारः? समाधानं करोति। अत्र व्यञ्जनमेव व्यापारः। व्यञ्जनम् अंजनम् एव व्यापारः। कथं? पुनरपि अत्र दर्शयन्ति अस्मिन् पद्ये। पद्यं पश्यन्तु। भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशालवंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसङ्ग्रहस्य
यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत् इति। अस्मिन् पद्ये यदुक्तं तद् भवन्तः आदौ अवगच्छन्तु। किम् अत्र मुख्यार्थबाधादिहेतवः न वर्तन्ते चेदपि द्वितीयो अर्थः प्रतीयते। अत्र लक्षणाव्यापारः न सम्भवति, अतः अत्र अभिधालक्षणाभ्यां विलक्षणः व्यञ्जनव्यापारः एव समर्थः। कथं पद्ये भवन्तः जानन्तु। कस्यचित् राज्ञो वर्णनम् इदं। यस्य राज्ञः करः, इतः पश्यन्तु। यस्य, एक निमेषं, यस्य करः अभूत्। कथम् अभूत्? करः नाम पाणिः। सततं, सततं, सततम् अर्थात् निरन्तरं। दानाम्बुसेकसुभगः, दानाम्बुसेकसुभगः नाम दानस्य, दानस्य जलसेचनेन सुभगः अभूत्। सुभगः नाम शोभनं स्वरूपं यस्य तथा भूतस्य। अग्रे कथ्यते दुरधिरोहतनोः, दुरधिरोहतनोः अर्थात् परैः अनभिभवनीया तनुः शरीरं यस्य तथा भूतस्य राज्ञः। कीदृशः? तर्हि एतत् सर्वं विशेषणेन सूच्यते। किमुक्तं? दुरधिरोहतनोः राज्ञः। दुरधिरोहतनुः अर्थात् यस्य शरीरं अभिभवयोग्यं नास्ति, परैः शत्रुभिः अनभिभवनीयः शरीरं यस्य, अनभिभवनीया तनुः शरीरं यस्य तथा भूतस्य राज्ञः। इतोपि कथ्यते विशालवंशोन्नतेः। विशालवंशोन्नतेः नाम विशाले वंशे ख्यातिर्यस्य, महति कुले यस्य ख्यातिः वर्तते तथा भूतस्य राज्ञः। इतोपि कृतशिलिमुखसंग्रहस्य, शिलिमुखं, शिलिमुखम् अर्थात् अत्र को अर्थः? शिलिमुखम् अर्थात् बाणः। विहितः शिलिमुखानां बाणानां संग्रहो येन, अर्थात् बाणानां संग्रहः येन कृतः अथवा अभ्यासः येन कृतः तथा भूतस्य राज्ञः। पुनः पश्यन्तु। अनुपप्लुतगतेः, अनुपप्लुतगतेः अर्थात् यस्य गतिः अबाधिता वर्तते, अबाधितज्ञानं यस्य तस्य राज्ञः परवारणस्य। परवारणस्य नाम परान् शत्रून् वारयति तस्य राज्ञः करः। करः नाम हस्तः। निरन्तरं दानाम्बुसेकसुभगः अभूत्। दानसेचनेन, दानजलसेचनेन सुभगः अभूत्, शोभनः अभूत् इति। तर्हि कस्यचित् राज्ञः वर्णनम् इदं वर्तते, प्राकरणिकराजपक्षे अर्थः भवति। किन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या पश्यन्तु तर्हि तत्र अप्राकरणिकगजपक्षे अपि एकः अर्थः दृश्यते। पश्यन्तु। वारणः नाम गजः, परवारणस्य करः। इदानीं पुनरपि पश्यन्तु। किं? परवारणस्य, परवारणस्य करः। परवारणस्य अर्थात् परस्य, उत्कृष्टस्य, वारणस्य
अर्थात गजस्य। करः करः नाम शुण्डादण्डः, सूण्ड इति कथयामः वयं हिन्दीभाषायां। तर्हि तादृशः यः गजः वर्तते तस्य शुण्डादण्डः शोभनः अभूत्। केन? दानाम्बुसेकसुभगः अभूत्, मदजलसेकसुन्दरो अभूत्। मदजलेन, तत्र दानजलेन आसीत् राज्ञः पक्षे, अत्र गजपक्षे तु मदजलेन सुभगः अभूत् इति। कीदृशस्य गजस्य? भद्रात्मनः। भद्रात्मनः नाम यः भद्रजातीयः वर्तते। भद्रो मन्दो मृगश्चेत्यादिना अष्टगजजातिप्रतिपादनात्। एवं गजानामपि अष्टजातयः कथिताः। तर्हि अत्र तथा भद्रजातीयस्य गजस्य अग्रे पश्यन्तु विशेषणं दुरधिरोहतनोः। बहु उन्नतः गजः सः, अतः अत्युच्चतया दुःखादिरोहशरीरस्य, तस्मिन् आरोहणम् एवं सरलं नास्ति इत्यर्थः। तर्हि दुरधिरोहतनोः विशालवंशोन्नतेः, विशालावंशस्य पृष्ठदण्डस्य उन्नतिः उच्चता यस्य तस्य पृष्ठदण्डः अपि उन्नतः वर्तते। अग्रे कृतशिलीमुखसङ्ग्रहस्य, अत्र शिलीमुखस्य अपरः अर्थः भवति भ्रमरः इति। तर्हि अस्मिन् पक्षे शिलीमुखम् अर्थात् भ्रमरः। स्वमदसुगन्धिना कृतभ्रमरसङ्ग्रहस्य, यदा गजे मदजलं स्रवति तदा परितः भ्रमराः भवन्ति। अतः सः कथं वर्तते? कृतशिलीमुखसङ्ग्रहस्य, मदजलकारणात् मदसुगन्धिना कृतभ्रमरसङ्ग्रहस्य तथा। अग्रे कथितम् अनुपप्लुतगतेः, तस्य गतिः कथं वर्तते? अनुद्धतगमनम्, अनुद्धतगतिः। तस्य गजस्य गतिः कथम्? अनुद्धता इति। तर्हि अत्र अप्राकरणिकं पश्यामश्चेत् गजपक्षे अपि अर्थः भवति। तर्हि या द्वितीयार्थप्रतीतिर्भवति तत्र लक्षणा नास्ति, यतोहि मुख्यार्थः बाधा इत्यादिकं किमपि न दृश्यते। अभिधया एकः अर्थः वर्तते एव। तर्हि द्वितीयार्थस्य प्रतीतिः केन व्यापारेण भवति? तर्हि उक्तम् अंजनं व्यंजनमेव व्यापारः तत्र। वहाँ केवल व्यंजनावृत्ति के कारण ही इस द्वितीय अर्थ की प्रतीति होती है। इदं च अभिधामूलायाः शाब्दिव्यञ्जनायाः उदाहरणं भवति। एतावत् ज्ञातम्। अभिनय का ग्रहण करना है आदि पद से। जो भर्तृहरि के वाक्यपदीय से दो कारिकाएं उद्धृत की गई, उसमें अंत में कहा गया है स्वरादयः। तो आदि से अभिनय के द्वारा यह बताया कि हम कई बार कहते हैं इतना, ऐसा था, ऐसा हो गया। तो ये जो ऐसा, इतना इत्यादि पदों का प्रयोग हम अभिनय के साथ जब करते हैं तो उनका अर्थ अभिनय के कारण नियंत्रित हो जाता है कि उसका क्या अर्थ होगा। ऐसी हो गई, इतने दिनों में ऐसी हो गई, ऐसी थी और ऐसी हो गई। तो जिस तरह से अक्षी के माध्यम से कोई प्रदर्शन हो सकता है, अंगुली इत्यादि प्रदर्शन करते हुए हम अर्थ को जो है वो प्रकट करते हैं, तो अभिनय के माध्यम से भी अर्थ का नियंत्रण होता है शब्दों के। ये बात आपको इस उदाहरण में समझाई। एतावन मात्रस्तनिका, एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम इत्यादि। अब आगे यह बात स्पष्ट की गई कि जब कोई बात कही जाती है और वहाँ मुख्यार्थ
में कोई बाधा भी नहीं है, जो कि लक्षणा के लिए अपेक्षित है, लेकिन फिर भी जो दूसरे अर्थ की प्रतीति हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा व्यापार होता है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए कहा कि वहाँ व्यंजन या अंजन व्यापार ही होता है। और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, जिसमें कि एक पक्ष में राजा का वर्णन दिखाई देता है, तो दूसरे पक्ष से देखा जाए तो वहाँ गज का वर्णन दिखाई देता है। राजा के लिए कहा है कि ऐसा सुंदर स्वरूप वाला है, भद्र जो राजा है, जिसका जो तनु है वो कैसा है, अनभिभवनीय है, दूसरा कोई भी उसको अभिभूत नहीं कर सकता। वह विशाल वंश में उत्पन्न है, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, जिसने शिलीमुख का संग्रह किया है, अर्थात बाणों का संग्रह किया है, उनका अभ्यास कर रखा है, प्रत्येक प्रकार के बाण का संचालन वह जानता है, यह अर्थ है। उसकी गति कैसी है, अनुपप्लुत है, अबाधित है, कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता, वह गति उसके ज्ञान की भी है। तो यहाँ राजा के संदर्भ में यह बात कही गई और शब्द कहा पर वाराणस्य, जो पर अर्थात शत्रुओं का निवारण कर देता है। और उस राजा का जो कर है वो कर कैसा है, दान के जल से, क्योंकि वो सारा दिन दान करता रहता है, तो संकल्प जब करते हैं तो हम हाथ में जल लेते हैं, तो संकल्प करते हुए जिस जल को वो पूरे दिन छोड़ता रहता है, ऐसे दान के जल से उस राजा का हाथ सुभग अर्थात सुशोभित होता है, यह कहना चाहते हैं। अब राजा परक जब हमने अर्थ देख लिया, तब दूसरा इसका अर्थ हमें दिखाई देता है, जो कि गज परक है। वो गज कैसा है, भद्र जाति वाला है, उसका तनु कैसा है, दुरधिरोह तनु, बहुत ऊंचा है, उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। उसका जो पृष्ठभाग है वह भी बहुत विशाल और उन्नत है, उसकी गति अनुपप्लुत है अर्थात अबाधित है, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, वह धीर है, और वह उसने भी शिलीमुख का संग्रह कर रखा है, लेकिन कैसे, मद जल के कारण, कर अर्थात यहाँ सूंड, जो हाथी की सूंड है उसके मूल भाग से जो मद जल स्रवित हो रहा है, उस मद जल की सुगंधि के कारण उसके आसपास भ्रमर जो है वह फैले हुए हैं, तो उन भ्रमरों का संग्रह उसने अपने मद जल के कारण कर रखा है। और इस प्रकार का जो परवारण है अर्थात जो उत्तम गज है, उसका कर मद जल के प्रवाह से सुभग दिखाई देता है, शोभन दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। तो बहुत ही समीचीन उदाहरण के साथ आचार्य मम्मट ने अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत किया। अग्रे पश्यन्तु, अग्रिमे सूत्रे मम्मटाचार्यः व्यञ्जनां निरूप्य व्यञ्जकशब्दमपि कथयति। किमुक्तं, तद्युक्तो व्यञ्जकः शब्दः। अग्रे पश्यन्तु, अत्र तद्युक्तो व्यञ्जकः शब्दः, तद्युक्तो व्यञ्जनयुक्तः इति। व्यञ्जनाव्यापारेण युक्तः शब्दो व्यञ्जक इति। अग्रे कथ्यते यत्सो अर्थान्तरयुक्तथा अर्थोपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः तथेति व्यञ्जकः। स शब्दः यस्मात् कारणात्, कोऽर्थः अत्र तद्युक्तो व्यञ्जकः शब्दः नाम स शब्दः यस्मात् कारणात् अर्थस्य अंतरेण अर्थात व्यवधानेन युक्तः शब्दः व्यञ्जकः भवति। अतः तत्र काव्ये अर्थोपि सहकारितया अप्रधानतया व्यञ्जको सम्मतः इति। अत्र व्यञ्जकशब्दम् आदौ उक्त्वा आचार्येण प्रतिपादितं स शब्दः कथं भवति, पुनश्च अर्थस्य कः स्थितिः भवति, तत् अत्र अग्रिमे सूत्रे स्पष्टीकृतम्। सारांशः कः, शाब्दीव्यञ्जनायां शब्दस्य प्राधान्यम् अर्थस्य च सहकारित्वं भवति, तथा च आर्थिव्यञ्जनायाम् अर्थस्य प्राधान्यं शब्दस्य च सहकारित्वं भवति इति। तर्हि एतत् अत्र
अन्ते आचार्येण एतत् कथितं कि जो व्यंजना व्यापार आपने अभी जाना, उस व्यंजना व्यापार से जो युक्त शब्द होता है वह शब्द क्या कहलाता है? व्यंजक। पुनः स्मरन्तु, पूर्वमुक्तम् आसीत् वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपम् आह। तर्हि वाचकस्य विषये ज्ञातं, लाक्षणिकस्य विषये ज्ञातम्, इदानीं व्यंजकस्य विषये उक्त्वा अग्रे सूचितं यत् व्यंजना व्यापार से जो युक्त शब्द होता है वह व्यंजक कहलाता है। तद्युक्तो इत्युक्ते व्यंजनयुक्तः, व्यंजनयुक्तः अर्थात व्यंजना व्यापार युक्तः इति। पुनः अग्रे तत् स्पष्टं कृतं कि जो व्यंजक शब्द होता है वह दूसरे अर्थ के योग से, अर्थात अपने मुख्यार्थ का बोध करने के बाद जो दूसरे अर्थ का प्रतिपादन हो रहा है उस अर्थ का व्यंजक होता है। इसीलिए उसके साथ सहकारी रूप से अर्थ भी व्यंजक हो जाता है। एवं शाब्दी व्यंजनायां शब्दस्य प्राधान्यम अर्थस्य सहकारित्वम्, आर्थी व्यंजनायां अर्थस्य प्राधान्यम शब्दस्य च सहकारित्वं भवति इति। तर्हि अद्य काव्यप्रकाशे शब्दार्थस्वरूपनिर्णयो नाम द्वितीयोल्लासः समाप्तः भवति इति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, नमस्कारः।